ये क्या होता है, मैंने बोला इसको आप उत्पादन गुणक भी कह सकते हो और इसको आप विनिवेश गुणक भी कह सकते हो। मैंने बोला भाई ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है निवेश और दूसरा है गुणक। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और गुणक का मतलब क्या होता है, निवेश करने से जो है ना, कहीं पे भी अगर हम निवेश करते हैं तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई निवेश से जो है ना आय बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती है, निवेश करने से आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो और जो आय बढ़ेगी ना वो हमेशा ज़्यादा बढ़ती है, जितने का निवेश किया गया है मिनिमम उतनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और हमेशा आय में बढ़ने की जो दर है ना हमेशा ज़्यादा रहेगी इनकम से। तो निवेश गुणक आपको ये बताता है कि भाई, आपको ये बताता है कि इनकम में कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है इन निवेश के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए 99 उद्योग से भारत की राष्ट्रीय आय 5 लाख आ रही थी। सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि अगर मैं एक उद्योग और लगा दूं ना तो भाई 100 उद्योग हो जाएंगे और भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो 5 लाख से 8 लाख तक पहुंच सकती है सिर्फ एक उद्योग लगाने से, जिसका खर्चा 1 लाख आएगा। तो निवेश कितने की जरूरत है, 1 लाख की। निवेश की मैं ये कह रहा हूं कि निवेश गुणक, अरे बेटा क्या कर रहे हो, निवेश गुणक आपको ये बताता है कि निवेश में वृद्धि, जैसे हम निवेश करेंगे तो उससे आय में वृद्धि होगी, तो आय में जो वृद्धि है वो कितने गुना ज़्यादा हुई है निवेश से, वो निवेश गुणक आपको बताता है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 99 उद्योग से भारत की राष्ट्रीय आय 5 लाख थी, अब सरकार ये डिसीजन ले रही है कि भाई एक उद्योग और लगा देती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 100 हो जाएंगे जिसका खर्चा 1 लाख रुपए आएगा, तो राष्ट्रीय आय 8 लाख तक पहुंच सकती है। तो डेल्टा वाई कितना है, 1 लाख। डेल्टा आई है 1 लाख और डेल्टा वाई कितना है, 8 में से 5 गए 3। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है के का, ये होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, मतलब कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, आय में कितना परिवर्तन हुआ, और इसका मतलब है निवेश में कितना परिवर्तन हुआ। तो भाई 3 लाख अपॉन में ए करा तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमने सिर्फ 1 लाख का निवेश करा अर्थव्यवस्था के अंदर, जिससे हमारी आय के अंदर जो है ना 3 लाख की वृद्धि देखने को मिल रही है, तो कितने गुना है, 3 लाख 1 लाख का कितने गुना है, अभी तो सिंपल सी बात है 3 गुना है। तो ये जो 3 गुना है यही क्या है, यही आपका निवेश गुणक है। इसको हम जो है एक उदाहरण से, इसको हम एक वक्र से भी समझ सकते हैं। पहले मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था एडी, हमने पहले पढ़ा था ये एएस कर्व है और ये एडी कर्व है। पहले ये इसको ई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश किया जाता है तो कर्व ऊपर शिफ्ट होता है, और अगर हटाया जाता है तो कर्व नीचे शिफ्ट होता है। अगर लगाएंगे निवेश करेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर तो ऊपर, तो अब ये कर्व यहाँ पर आ गया, इसको हम E1 नाम दे देते हैं, और ये एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर कट कर रहा है। ये वाला गैप देखिए, ये वाला जो गैप है ये बहुत कम है। इतना सा निवेश करने से अर्थव्यवस्था के अंदर जो आय में जो वृद्धि हो रही है ना, वो इतनी वृद्धि हो रही है, इतना निवेश करने से आय में इतनी वृद्धि हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, निवेश गुणक। इसको आपको ये ध्यान रखना है, इसको कहते हैं निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। अगर निवेश किया जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेश करने से आय बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसको निवेश की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। और अगर निवेश हटा दें, उद्योगों को हटा दिया जाए, तो इसको कहते हैं निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, निवेश की अनुकूल प्रक्रिया और निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया। अभी आपने सिर्फ निवेश गुणक क्या होता है, आपको सिर्फ ये बताएगा कि भाई अगर आपने निवेश किया है तो उससे आय बढ़ेगी, तो आय में कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हो रही है एज कंपैरिजन टू निवेश, ये उसके बारे में आपको जो है बताता है। ठीक है जी। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना क्या है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। ये 6 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप निवेश करोगे ना तो निवेश करने से आय में वृद्धि होगी, और आय में जो वृद्धि है ना
वो हमेशा ज़्यादा होगी निवेश से। तो भाई इसका कोई लॉजिक होगा ना, कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना जिसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। तो उस चीज़ को कहते हैं निवेश गुणक की क्रियाविधि। ये जो क्रियाविधि है इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 मार्क्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलेगा आपको कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, मतलब कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से मुझे ये बता कि इसकी ये कैसे काम करता है। कि जो तू कह रहा है कि भाई अगर निवेश करेगा तो आय में वृद्धि होगी और ज़्यादा होगी वृद्धि, तो इसको एक न्यूमेरिकल से प्रूफ करके दिखा, ऐसा कैसे होता है। इसको करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तो चाहिए डेल्टा आई, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ये कह रहा हूँ अगर अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा, डेल्टा क्यों लगा हुआ है, अतिरिक्त निवेश। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश किया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आय में वृद्धि होगी। तो एक तो आपको चाहिए डेल्टा आई और एक आपको चाहिए एमपीसी। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि निवेश में वृद्धि से आय में ज़्यादा वृद्धि होती है, इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए आपको। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें एग्ज़ाम में। अगर वो आपको ये बोल रहा है कि भाई अपना खुद का एग्जाम्पल ले ले, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझा दे, तब तो आपको यहाँ पे 100 और यहाँ पे 0.5 ले लेना है। अगर वो कह रहा है अपना खुद का एग्जाम्पल ले ले, जो मन करे जो मर्जी, तो आपको डिजिट हमेशा यही लेनी है, हमेशा। लेकिन एक इसका दूसरा भी टाइप है जिसमें वो खुद बताएगा आपको कि भाई डेल्टा आई ना इतना है, ये जो 100 लिखा है मैंने, ये 1000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन होगी। ये जो मैंने 0.5 लिखा है, ये 0.1 से लेके 0.9 तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 0 पॉइंट, ठीक है। 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 पॉइंट कुछ में ही होगा। तो अगर गिवन हो तो फिर तो भाई वही लेंगे जो उसने दे रखा है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। और अगर गिवन नहीं हो तो आपको हमेशा ये लेना है, इससे गणना ईजी हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक तालिका बनानी है जिसके अंदर आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको बनाना है, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, एक तो आपको कॉलम बनाना है चक्र का, एक आपको बनाना है डेल्टा आई का, एक आपको बनाना है डेल्टा वाई का, एक आपको बनाना है डेल्टा सी का, और एक आपको बनाना है डेल्टा एस का। आपको जो है ये 5 कॉलम बना देने हैं। अब आपको क्या करना है, आप कैलकुलेशन समझिए। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे चक्र में लिखेंगे सबसे पहले 1 डेल्टा आई, मतलब कि कितना निवेश किया गया अर्थव्यवस्था के अंदर। अर्थव्यवस्था में एक उद्योग लगाया गया जिसमें 100 करोड़ रुपए लगे हैं, मान लीजिए करोड़ में बात चल रही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर एक उद्योग लगाया गया जिसमें भाई 100 जो है इन्वेस्ट किया गया। अब मैंने बोला कि निवेश से आय में वृद्धि होती है, और जितने रुपए का हमने निवेश किया है ना, मिनिमम उतनी तो होगी लेकिन उससे ज़्यादा होती है। अब अगर कहीं उद्योग लगाए भाई, तो वहाँ पे लोग काम धंधा करेंगे, उनकी इनकम में इंक्रीमेंट होगी, तो मिनिमम उतनी इनकम तो वहाँ से जनरेट होगी ही होगी जितने रुपए का वहाँ पे निवेश किया गया है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये जो दोनों है ना, ये दोनों यहाँ पे हमें डिजिट कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों या कैलकुलेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि एमपीसी क्या है। मैंने बोला, जब उसने बोला खुद का एग्जाम्पल ले ले तो 0.5 लेना है हमेशा, और जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि यही लेना है तो फिर यही लेना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी हम 0.5 से समझते हैं। बेटा एमपीसी 0.5 का मतलब क्या है, पहले तो आप जरा ये समझिए। एमपीसी होता क्या है, आप पहले ये समझिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में ये बताया, एमपीसी आपको ये बताता है कि अगर आपकी आय बढ़ेगी ना, उस बढ़ी हुई आय का आप क्या करोगे। जो बढ़ी हुई आय होती है हमारी, उसका कितना भाग आप उपभोग कर रहे हो,
जैसे मान लो मेरी इनकम 10,000 थी, अब मेरी इनकम 15,000 हो गई, तो 5,000 रुपये मेरी आय बढ़ गई। तो वो जो 5,000 रुपये मेरी आय बढ़ी है, उसका उस 5,000 का, सिर्फ उस 5,000 का जो मेरी आय बढ़ रही है, उसमें से मैं कितना उपभोग करूंगा, वो एमपीसी बताता है। मैंने बोला है ये तो 0.5 है भाई, इसका मतलब है अगर मेरी इनकम में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है ना, तो 50 रुपये का मैं उपभोग करूंगा और 50 रुपये की मैं सेविंग करूंगा। ये कैसे आ गया भाई 50? ये 50 कैसे आ गया? क्योंकि मैंने एमपीसी 0.5 माना, इसका मतलब है आधा। अगर मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ रही है तो आधी उपभोग में जाएगी, आधी निवेश में जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिख देना है। ये मतलब कैसे कैलकुलेट किया है? हाँ मैं बता देता हूँ। अगर आपको अभी पहले ये वाला, अभी आप पहले जरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, जब फिर जब अलग होगा आपको कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे चाहे ये डेल्टा सी हो चाहे डेल्टा एस हो, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा वाई इंटू में एमपीसी, ये फॉर्मूला लगा देना है। और यहाँ फॉर्मूला लगाए डेल्टा वाई मल्टीप्लाई, बस इतना लगा देना, डेल्टा सी आ जाएगा। तो डेल्टा एस तो आपको पता ही लग जाएगा कि डेल्टा एस में आपको क्या लिखना है। अब देखिए ज़रा क्या करा मैंने, डेल्टा वाई कितना था 100, डेल्टा वाई कितना था 100, डेल्टा वाई 100 था, और एमपीसी कितना था, एमपीसी था 0.5, तो दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो, तो 10 इंटू में 5, तो ये कितना आ गया 50, तो ये यहाँ पे 50 आ गया। 100 रुपये जो मेरे बढ़ रहे हैं उसमें से 50 का मैं उपभोग कर रहा हूँ, और अब 50 का उपभोग कर रहा हूँ तो बाकी के 50 का क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। जो हमारी इनकम होती है, हाँ जी ये मैंने खुद एज्यूम किया है बेटा, ये हमारा खुद का एग्जाम्पल है। अच्छा अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, उपभोग करा है, उपभोग का मतलब मेरी इनकम में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो मैंने उसमें से 50 रुपये का उपभोग कर लिया, मतलब मैंने कुछ खरीदा है। उपभोग का मतलब क्या, मैंने कुछ खरीदा है ना भाई। तो मान लीजिए मैंने 50 रुपये के मोमोज खाए हैं, 50 रुपये के मैंने मोमोज खा लिए, जो मेरे पास 100 रुपये आए थे उसमें से 50 रुपये के मैंने मोमोज खा लिए। तो भाई मैंने तो मोमोज खा लिए, लेकिन वो 50 रुपये किसके पास गए, वो तो मोमोज वाले के पास चले गए। उस मोमोज वाले के लिए वो तो उसकी आय है, मेरे लिए खर्चा है और उसके लिए आय है। आपको एक बात मस्तिष्क में सेट कर लेनी है कि एक ट्रांजैक्शन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है तो दूसरे के लिए इनकम होती है। मैंने तो 50 रुपये उड़ा दिए, मैंने तो मोमोज खा लिए, लेकिन वो 50 रुपये गए मोमोज वाले के पास, उसके लिए तो आय है ना। तो उसकी आय में 50 रुपये की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, उसकी आय में, मोमोज वाले की। अच्छा अब क्योंकि हमने एमपीसी 0.5 माना है, तो मतलब अगर मोमोज वाले की आय में 50 रुपये की वृद्धि हो रही है तो वो मोमोज वाला क्या करेगा, ये सारी गणना इस एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मोमोज वाला भी 25 रुपये का उपभोग करेगा और 25 रुपये की बचत करेगा, क्योंकि मैंने ये माना है 0.5 है। वो कुछ भी कर सकता है, 50 रुपये की ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन मैंने तो यह मान लिया, अज्यूम कर लिया कि बढ़ी हुई आय का हमेशा आधा भाग उपभोग ही होगा अर्थव्यवस्था के अंदर। तो भाई मोमोज वाला 25 रुपये का उपभोग और 25 रुपये का बचत कर रहा है। अब वो मोमोज वाला 25 रुपये का उपभोग कर रहा है, उपभोग का मतलब होता है हम कुछ खरीद रहे हैं। वो भी तो भाई किसी से सब्जी वगैरह खरीद के लाएगा, मोमोज बनाएगा, चिकन वगैरह खरीद के लाएगा, पनीर खरीद के लाएगा, कुछ सामान लाएगा, मैदा लाएगा, आटा लाएगा, तो वो उस बंदे के पास जाएंगे पैसे 25 रुपये। तो मोमोज वाले के लिए तो खर्चा हो रहा है। देखो मेरे पास थे पैसे, मेरे से मोमोज वाले के पास गए, मोमोज वाले से वही पैसा आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब वो चले गए परचून वाले के पास, मान लो सब्जी वाला सब्जी खरीदने चला गया। अब क्योंकि मैंने 0.5 माना है तो 12.5 इधर, 12.5 इधर। वो सब्जी वाला जो उसके पास 25 रुपये आए वो भी आधे सेव करेगा और आधे बचत कर। आधे ही क्यों हो रहे हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आधे ही क्यों हो रहा है,
क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.5 मान रखा है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है उसको मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, ये फिक्स है, यहाँ पे स्थिर रहेगा और मैंने इतना मान रखा है। रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है भाई। अब वो जो सब्जी वाले ने भी कुछ खरीदा, 12.12 रुपये सेव कर लिए, तो भाई वो भी तो कुछ खरीद के लाएगा, वो भी तो किसी से सब्जी खरीद के लाएगा मंडी में, ऐसे ही। और वो जिससे खरीद के लाएगा, आधे बचत होंगे आधे सेव होंगे। मतलब ये देखो, ध्यान से सुनिए, जो अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो 100 रुपये, ये वाले 100 रुपये, ये जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं, वो पैसा पहले नहीं हो रहे थे ये जनरेट। ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा थे, ये पहले नहीं हो रहे थे जनरेट। ये जनरेट होना कब से स्टार्ट हुए? ये जनरेट होना तब से स्टार्ट हुए हैं जब से एक उद्योग लगाया अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए का। सरकार ने एक उद्योग लगाया, लोगों ने वहां काम धंधा स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वहां से एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है। एडिशनल है ना बेटा। पहले वो जब उद्योग नहीं था तो वहां से पैसा नहीं जनरेट हो रहा था। जब सरकार ने निवेश किया, एक उद्योग लगाया, इसलिए डेल्टा आई है, तो वहां से एक्स्ट्रा अतिरिक्त आय का सर्जन हो रहा है ज्यादा। अगर वो उद्योग लगता ही नहीं तो इनकम जनरेट होती ही नहीं कभी। अब क्योंकि मैंने ये 0.5 मान लिया, इस वजह से ये 50 इधर आ गए और 50 इधर आ गए। और ये 50 इधर कैसे आ गया? इधर दूसरे चक्र में, क्योंकि मैंने बोला एक ही ट्रांजैक्शन, एक के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम है। आपको ऐसे बस ये 4 बना देने हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कुल। यहाँ पे बेटा सिर्फ पहले वाले चक्र में ही सिर्फ 100 लिखना है। सिर्फ एक ही उद्योग खोला है 100 करोड़ रुपए का, उसके बाद कोई निवेश नहीं किया गया अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 100 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। मुझे यहाँ डेल्टा वाई का सम कर, हाँ जी सर, बिना निवेश के मूलधन को 50 रुपए कहाँ से मिले? भाई वही जो ये निवेश किया गया, पहले 100 रुपए का निवेश किया गया, एक नया उद्योग लगा 100 रुपए में, वहां पे श्रमिकों ने काम धंधा करा तो उनके पास पैसे आए। वही 100 रुपए जो उनके पास आए, कैसे आए? ये 100 रुपए कैसे आए? जो ये वो उद्योग खुला, अब वही 100 रुपए आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, लोगों के पास पास आउट होते जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे टोटलिंग करनी है कि डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस, इसका सम क्या आएगा। आपको 4-5 स्टेप करके दिखा देने हैं। ऐसे ही पूरा चलता रहेगा, ये फिर आगे और चलेगा, पूरा नीचे तक जाएगा, ये कम से कम 10 चरण तक। अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय की कमी है तो 5 भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 6-7 करके डैश डाल सकते हो, 6-7 या चक्रे लिख के डैश 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 डाल देना। गणना नहीं करनी अगर, या गलत हो रही है आपको आने रही, तो डैश 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 भी डाल सकते हो। वाई का सम कितना आएगा, डेल्टा सी का कितना आएगा, क्योंकि मैंने तो तालिका पूरी बनाई नहीं, और बनाई भी होती तो उसको जोड़ने नहीं बैठता। अब आपको जरा ध्यान से समझना है। मैंने बोला के का ना फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। के का एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, और के का एक और फॉर्मूला होता है 1/MPS। के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है जी। एक MPC के साथ, एक MPS के साथ, और एक डेल्टा वाई और डेल्टा आई। बता रहा हूँ भाई। अभी मुझे यहाँ टोटलिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ से ना, मैंने MPC कितना माना है 0.5, तो 1 माइनस 0.5, के इज इक्वल टू 1/में 0.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो के इज इक्वल टू 10/5, 5 दूनी 10। के की वैल्यू कितनी आई है? के की वैल्यू जो है ये आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए। 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई कितना है 100। जो भाग में होता है वो भाग जाता है, भाग के गुणा में आ जाता है। तो 100 डिवाइड में है
100 डिवाइड में है तो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा आपका 200। 2 इंटू में, हाँ जी, हाँ जी बोलिए बेटा, बोलो बेटा, हेलो। टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपने 100 कैसे? बेटा ये हमने उदाहरण के अंदर अज्यूम किया है। ये डेल्टा वाई कितना है, 200। मैंने क्या बोला आपको, ये मेरा खुद का एक उदाहरण है जिसमें मैंने डेल्टा आई भी खुद माना है और एमपी भी खुद माना है। अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको आ गया 200। अब क्योंकि मैंने एमपीसी 0.5 माना है तो 100 इधर लिखना है आपको और 100 इधर लिखना है आपको। टोटलिंग कैसे आई है ध्यान से समझ लीजिए बेटा। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपसे ये पूछेगा कि निवेश गुणक का क्या अर्थ है, या निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं। इसकी क्रियाविधि को एक संख्यात्मक उदाहरण से बताइए। ये आ गया, ठीक है। मैंने बोला आपसे या तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, या अगर ऐसे आया तो जो हमने ऊपर करा है, उन्होंने बोला निवेश गुणक क्या होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात है, हो गया। और उसने बोला इसकी क्रियाविधि को एक संख्यात्मक उदाहरण से बता भाई। तो आपको जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, अपने मन से डेल्टा आई 100 और एमपीसी 0.5 अज्यूम करके वो पूरी तालिका बनानी है और उस तालिका के नीचे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको ऐसे लिखना है, बस इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। चक्र 1 में निवेश में परिवर्तन 100 करोड़ है, आय जिसके परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन 100 करोड़ का हुआ। क्योंकि हमने ये माना है कि एमपीसी 0.5 है, इसलिए उपभोग में परिवर्तन 50 करोड़ और बचत में परिवर्तन 50 करोड़ है। चक्र 2 में आय में 50 करोड़ की वृद्धि होती है क्योंकि उपभोग में 50 करोड़ की वृद्धि हुई थी। और ये भी लाइन आप लिखेंगे कि एक ही लेन देन, एक के लिए अगर उपभोग है तो दूसरे के लिए आय है। ये आप लिखेंगे चक्र 2 की एक्सप्लेनेशन में। फिर वही लिखेंगे क्योंकि हमने ये माना है एमपीसी 0.5 है, इसलिए 25 करोड़ इधर और 25 करोड़ इधर। फिर तीसरे में भी ऐसे ही लिखेंगे। 3 चक्र तक इस तालिका की एक्सप्लेनेशन देनी है और ये निकाल के दिखाना चाहते हो तो ये आप निकाल कर दिखा सकते हो कि भाई k इज इक्वल टू 200 अपॉन में 100, k इज इक्वल टू 2। उसी एक्सप्लेनेशन के नीचे ऐसे भी आप करके दिखा सकते हो। अगर ऐसे आ गया कि निवेश गुणक को परिभाषित कीजिए। निवेश गुणक को परिभाषित, हाँ जी सर। वो जो आपने सर सी निकाला वो कैसे निकाला सर? सी और एस ये माना है क्या भाई? सी निकला है, एमपीसी 0.5 है ना, तो ये क्या है, डेल्टा वाई क्या है, आय में वृद्धि हो रही है 100 करोड़ की। क्यों हो रही है आय में वृद्धि 100 करोड़ की? क्योंकि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है। अब एमपीसी आपको क्या बताता है? एमपीसी का पहले तो अर्थ आपको पता होना चाहिए। एमपीसी आपको ये बताता है कि अगर आपकी आय बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई आय में से आप कितने पैसे उपभोग करोगे। तो मैंने बोला मैं आधे उपभोग करूंगा 0.5,
तो अगर मेरी आय 100 रुपये से बढ़ रही है तो इसलिए 50 उपभोग हो रहा है और इसलिए 50 बचत हो रही है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, निवेश गुणक को परिभाषित कीजिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में यदि किसी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश 1000 करोड़ है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी की बात कर रहा है, एमपीसी 0.7 है, तो इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अब जो ऐसे लिख दिया क्वेश्चन। अब क्या हुआ, अब मुझे उसने बोला निवेश को क्या होता है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में, उसने बोला यदि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर अतिरिक्त निवेश जो है ना भाई, वो उसने खुद ही दे दिया 1000 करोड़ है और एमपीसी कितना कह रहा है एमपीसी जो है ना वो 0.7 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे तालिका बनानी है, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे अब की बार 1000, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है डेल्टा आई 1000 है और एमपीसी जो है ना वो 0.7 है। अब मुझे बता कैसे काम करेगा। तो आप वो नहीं लेना, आप तो उसने खुद ही दे दिया, यही लेना है, अब यही लेना है, फिक्स है, उसने यही बोला है। अब देखिए यहाँ जो लिखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई मल्टीप्लाई एमपीसी, ये है इसका फॉर्मूला। ये कैसे निकलेगा, मतलब ये जो 1000 है इसकी गुणा करनी है 0.7 से। अगर 0.7 का मतलब ये है बेटा कि अगर मेरी आय में 1000 रुपये की वृद्धि हो रही है तो 700 रुपये का मैं उपभोग करूंगा और 300 रुपये की मैं बचत करूंगा। ये 700 कहाँ से आ रहा है, ये 700 ये फॉर्मूले में आ रहा है, 1000 इंटू में 0.7, दशमलव हटाऊंगा 0, 10 से 10, 100 इंटू में 7, तो आ रहा है ये 700। और ये 300 कहाँ से आ रहा है, अब 1000 रुपये की टोटल वृद्धि हो रही है जिसमें से 700 रुपये का उपभोग कर रहा हूँ तो 300 बचत करूँगा। आप इसका ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इसका ये लिख लीजिए डेल्टा एस का, इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा। फिर वही करना है, अब यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ 2 कर दीजिए। मैंने 700 रुपये, हाँ जी बेटा, यहाँ 700 अगर 0.4 तो क्या हो 0.4 तो 4 लिख दो, तो 400 इधर आएगा, 600 इधर आएगा, जो भी दे रखा होगा बेटा भाई। ये फॉर्मूला याद रखना, ये है फॉर्मूला ये। अब 700 आ गए, अब यहाँ कितना आएगा देखिए, 700 इंटू में 0.7, दशमलव हटाऊंगा 0, 10 से 10, तो 70 इंटू में 7, 7 7 जा 49, 490 का मैं उपभोग करूंगा और 210 की बचत करूंगा। फिर ये इधर 490, अब कितना लिखूंगा, 490 इंटू में 0.7, दशमलव हटाऊंगा 0, 10 से 10, 49 इंटू में 7, तो 7 निम 63, यहाँ 6 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 6 होते हैं 34, तो 343 रुपये का उपभोग करूंगा और बाकी के जो रह गए 57, 400 एंड 90, 9 और 5 कितने होते हैं, 147 आएगा बेटा। यहाँ 147 का मैं बचत करूंगा। तो ऐसे चलेगी गणना, जो भी एमपीसी दे रखा है फिर इधर आ जाएगा और फिर ऐसे ही चलेगा। जो भी एमपीसी और डेल्टा आई आपको दे रखा है, अगर क्वेश्चन में खुद ऐसे पूछेगा इन दोनों में से, बोले खुद ले ले तो 100 और 0.5 लेना है, और अगर वो खुद दे दे तो भाई फिर वही लेना है। तालिका बनानी है, तालिका के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, और टोटलिंग ये कैसे आएगी, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। कितने स्टेप
गलत अगर लिखा है तो वो जानबूझ के, सपोर्टिंग मटेरियल से भेजते हो? बेटा ये जो कथन भी अगर मैंने गलत भी लिखा होगा वो मैंने जानबूझ के ही लिखा हुआ है, और ये कोई क्वेश्चन किसी सपोर्ट मटेरियल किसी बुक के नहीं है। ये तो मेरे दिमाग में जो भी आता रहता है मैं लिखता रहता हूँ, टाइप करता रहता हूँ। ये आपको सपोर्ट मटेरियल वो तभी मैंने पूछा था ना, क्योंकि नहीं था बुक वगैरह में, मैंने वैसे ही पढ़ा था। वहाँ नहीं मिलेगा बेटा ये सब चीज़ें। ये सिर्फ क्वेश्चन वो कर सकता है जिसने चैप्टर पढ़ लिया है और उसको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आप पूरी बुक में ये देखोगे किन्स का सिद्धांत दीर्घकाल पर आधारित है, शायद ही आपको मिल सकता है, अजम्पशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है TR जैन की, लेकिन मुश्किल है। चलिए जी देखिए, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ज़रा आधे घंटे की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको घोल कर पी जाने हैं। मैं एक ही जगह, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे फॉर्मूला हम जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपको पहले तो घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन ना फिक्स है इसके ऊपर, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं देखिए। पहला जो वाई, बेटा अल्फ़ाबेट भी आपको ध्यान रखना है, वाई इस चैप्टर में आय होती है। हाँ, आय का या तो हम क्या करते हैं, आय का हम या तो जो है भोग होता है, या आय जो है वो सेव होती है, ठीक है जी, ये आय है। इसी तरीके से एक मैं यहाँ लिख दूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी और डेल्टा एस। इसका मतलब है बेटा अतिरिक्त आय जो होती है ना, अतिरिक्त आय है ये डेल्टा जहाँ पे लग गया, ठीक है। तो अतिरिक्त आय का भी या तो भोग होता है या बचत होती है। 2 फॉर्मूले तो ये हो गए आपके। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये मैंने आपको बताया था, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C बार प्लस B इस चैप्टर के अंदर MPC होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है S का, माइनस का S बार प्लस MPS Y, यहाँ BV नहीं आता, यहाँ MPS ही आएगा। B इस चैप्टर में MPC होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, B इस चैप्टर में MPC होता है, MPS का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, सर अगर हम y इक्वल टू c प्लस s लिखा है आपने, c प्लस i भी हो सकता है ना? हाँ वो होगा ना, अभी देखिए वो संतुलन पर होता है भाई, वो आगे संतुलन पर आएगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। अभी देखिए, एक तो ये है कि ये है। अगला जो फॉर्मूला है आपको ये ध्यान रखना है, C बार और माइनस का S बार, ये दोनों बराबर होते हैं जब आय 0 होती है। अगर आपको कुछ याद हो, इसको मैंने बोला था, इसको कहते हैं स्वायत्त उपभोग। इनकम के 0 होने पे वो का जो स्तर होता है, तो वो मैं कैसे कर पाया, ये ऋणात्मक बचत है, इसको स्वायत्त बचत नहीं बोल सकते आप, इसका कोई नाम नहीं है, ये ऋणात्मक बचत है, एस बार है, यही कह सकते हो आप इसको। बस ये मेन फॉर्मूले हैं, आपको सबसे पहली बात तो ध्यान से समझना है। उसके बाद जी वहाँ पे MBS नहीं होगा, MPS होगा। कहाँ पे बेटा, MBC वाई लिखा ना आपने? हाँ ये अच्छा, हाँ ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आएगा MPC, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, APC का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, C अपॉन में Y होता है, APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन में Y। उसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों का जो जोड़ होता है ना, APC और APS इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। इसी तरीके से हमने MPC का फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। एंड आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो जोड़ होता है ना, MPC और MPS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का 1 होता है। इसी की तरह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा
के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, एक हमने चैप्टर पढ़ा था अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। तो हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था संतुलन में कहाँ होती है, दो अप्रोच होती हैं, ए डी इज इक्वल टू ए एस, ये हमने पढ़ा था। ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिखता हूँ सी प्लस आई, ए डी को मैं क्या लिखता हूँ, ए डी को मैं लिखता हूँ सी प्लस आई एंड अगर आपको याद हो ए एस को मैं क्या लिखूंगा वाई, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ये बेटा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैंने क्या करा, इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखो। देखिए हमने ये पढ़ा था अर्थव्यवस्था संतुलन में वहाँ पर होती है जहाँ ए एस इज इक्वल टू ए डी कह लो, ए डी इज इक्वल टू ए एस कह लो। ए एस को वाई भी कहते हैं, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं सी प्लस आई, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। बेटा पहला वाला फॉर्मूला देखिए हमने क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो ये बताता है कि हमारी जो आय होती है उसका या तो भोग होता है या बचत होती है। जबकि ये वाला जो सूत्र है, ये वाला, अभी हम एक संतुलन वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला सूत्र जो है ना संतुलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर काम आएगा। ये आपको तब लगाना है, बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आपको ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको उपभोग फलन गिवन होगा, उपभोग फलन, तो आपको बस कुछ नहीं सोचना, कुछ भी पूछा उसने y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख देना बस। इसी तरीके से s इज इक्वल टू आई, दूसरी अप्रोच क्या होती है, एक होता है एडी और एएस अप्रोच जिसे प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, और एक होता है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। ये वाला कब लगाना है आपको, ये वाला आपको तब लगाना है जब आपको बचत फलन गिवन हो, ठीक है, ये आपको तब लगाना है। ये जो बेटा ये जो है ना, ये मैंने यहाँ दो जो लिख दिए, ये बेटा 3 मार्क्स का एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड आएगा ही आएगा इस संतुलन वाले में से। अब ये 16 फॉर्मूले आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, बिना इसके एक भी न्यूमेरिकल टच नहीं होने वाला है। अब जरा कुछ क्वेश्चनों को समझिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिखा एपीसी और एपीएस, ये इसका जोड़ 1 होता है, एंड एमपीसी और एमपीएस इसका जोड़ 1 होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में कभी कभार इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि इसको प्रूफ करके दिखा कैसे होता है। तो देखिए, इसको देखिए, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं, ये उल्टे हाथ वाली चीज़ हो गई, तो ये इसको कहते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये सीधे हाथ की है तो इसको कहते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हमें प्रूफ करने के लिए एक चीज़ को लेके दूसरे के बराबर करना होता है, तो हम एलएचएस ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या ले रहे हैं एपीसी प्लस एपीएस, ये वाली चीज़ मैंने उठाई है, ठीक है। अब इसको मुझे एक आरएचएस के इक्वल दिखाना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई, प्लस एपीएस का क्या होता है, एस अपॉन में वाई, एलसीएम ले लीजिए, y आएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख दीजिए बस, c प्लस एस। और c प्लस एस का भी पहला वाला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पहला y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो ऊपर की जगह तो मैं y लिख सकता हूँ और नीचे y लिखा हुआ है, y से y कट गया, कितना आ गया 1, और ये 1 इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया प्रूफ। इसी तरीके से एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो LHS ले लीजिए, LHS के अंदर MPC और MPS, इसको उठाया, इसको 1 के प्रूफ करके दिखाना है। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा C डेल्टा Y, इसका सूत्र क्या होता है डेल्टा S डेल्टा Y,
एंड एलसीएम ले लीजिए अगेन, डेल्टा वाई ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, डेल्टा सी डेल्टा एस, दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस, अभी लिखवाया दूसरा फॉर्मूला, तो ऊपर मैं डेल्टा वाई लिख सकता हूँ इसकी जगह, और नीचे क्या लिखा हुआ है डेल्टा वाई, इससे ये कट गया, आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। हमने के फॉर्मूले लिखे हैं 1/1 माइनस एम पी सी और k इज इक्वल टू 1/MP/s, ये हमने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। k और MPC और MPS इसके बीच में संबंध भी आ जाता है। तो देखिए एक बारी MPC क्या करिए 0.3 लिखिए ज़रा, यहाँ 0.3 रख के देखिए क्या आएगा, क्या कहते हैं 0.8 ले लीजिए बेटा, 0.8, तो देखिए क्या आएगा 0.8, k इज इक्वल टू 0.2, दशमलव हटाओगे 0, 10/2, k की वैल्यू कितनी आई 5, k की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। अगर मैंने MPC कितना लिया 0.8, अब MPC क्या करिए 0.5 घटा दीजिए, या पहले 5 ले लो 0.8 ले लो, जो मन करे वो ले लो। अब देखो कितनी आएगी 1/0.5, 1/0.5, k इज इक्वल टू दशमलव हटाएंगे 0, 10/5, अब आएगी 2। देखो हो क्या रहा है, जब MPC 0.5 है तो k कितना बेटा 2, और जब MPC 0.8 है तो k कितना आ रहा है 5। मतलब जैसे जैसे MPC बढ़ रहा है वैसे वैसे k भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे MPC घट रहा है k भी घट रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष संबंध है इसका। तो इसके अंदर अगर संबंध आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 3 नंबर का आ जाता है, व्हेन MPC इंक्रीज k इंक्रीज, MPC बढ़ने पे k बढ़ता है, MPC घटने पे k घटता है, और तीसरे में k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। एंड हो सके तो उसको और अच्छे से अगर लिखना है तो जो मैंने ये उदाहरण लिखा है, ये वाला जो ऊपर करके प्रूफ करके दिखाया, उसको ये कर देंगे 3 मार्क्स के अंदर। इसका उल्टा वाई यहाँ पर है, एक बारी MPS 0.2 ले लीजिए, तो k की वैल्यू देखो क्या आएगी 0.2, तो आएगी 5, तो 5 आ जाएगी, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 10/2 हो जाएगा तो 5। और एक बारी 0.5 ले लीजिए, तो देखिए कितना आएगा, तो आएगी 2। यहाँ क्या हो रहा है, जब MPS 0.2 लिया तो k की वैल्यू 5 आई, और जब मैंने बढ़ा दी 0.5 जब बढ़ा दी तो k की वैल्यू 2 आ रही है। इट मीन्स increase in the value of MPC, decrease in the value of k, decrease in the value of MPS, increase in the value of k। यहाँ उल्टा रिश्ता हो रहा है, यहाँ विपरीत है। अगर इसमें आ जाए भाई, अगर इसमें आ जाए तो 3 नंबर का आ जाए अगर, तो पहले आपको ये लिखना है जैसे जैसे MPS बढ़ता है k घटता है, जैसे जैसे MPS घटता है k बढ़ता है। तीसरे में इसका सूत्र लिख देंगे k इज इक्वल टू MPS, और चौथे में उदाहरण लिख देंगे इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए। तो इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में बहुत बारी आता है। अब जो है ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो एग्ज़ाम में आए k का न्यूनतम व अधिकतम मान, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू k की क्या होती है। देखिए बेटा कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए k का, मैं फ़िलहाल ये उठा रहा हूँ कि k का MPS के साथ, ठीक है। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है MPC हो या MPS हो, कोई भी हो, इसकी वैल्यु 0 से 1, इसकी वैल्यू 0 से 1, दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो 1/1 1 ही होता है, तो k की वैल्यू क्या आई 1। एंड अगर मैं 0 पुट कर दूँ 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी डिजिट के नीचे जब 0 आ जाती है
तो वो अनगिनत हो जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इट विल बी इन्फिनिटी। तो ये क्या है, ये न्यूनतम है, बेटा ये क्या होता है, देखिए ये नंबर लाइन है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 1 2 3 इधर होती है इन्फिनिटी और ये -1 -2 इधर नेगेटिव। तो ये यहाँ पर आ रहा था, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू इधर जाती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और ये इसका क्या है, ये इसका जो है ये अधिकतम मान होता है। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बारी जो है पूछा जाता है। आप बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा है वो 1 नंबर 3 नंबर और कॉन्सेप्ट बिल्डर वो थे। अब एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन एक्चुअल में जो आना है वो क्या आएगा, देखिए वो बोलेगा भाई, वो बोलेगा ऐसे, एक अर्थव्यवस्था जो है ना वो संतुलन में है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे दो क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था वो संतुलन में है या एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है, उसका जो भोग फलन है ना, उसका जो भोग फलन है, उसका जो भोग फलन है वो ये है 0.5, सॉरी यार उसका जो भोग फलन है वो ये है 100 प्लस 0.5 y, ये उसका भोग फलन है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन में है और उसका भोग फलन जो है वो ये दे रखा है 100 प्लस 0.5 y, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और निवेश व्यय, और निवेश व्यय 500 करोड़ है, निवेश व्यय 500 करोड़ है, तो क्या क्या निकालो, देखिए, तो संतुलन पर अबे यार, संतुलन पर राष्ट्रीय आय कह लीजिए, आय कह लीजिए, या क्या कहते हैं, कभी कभार व्यक्तिक आय भी लिख कर आ जाता है बेटा, ठीक है, व्यक्तिक आय एक ही चीज़ होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, आय, व्यक्तिक आय ज्ञात करो, संतुलन पर ये वर्ड लिखा होना चाहिए, संतुलन पर, ये यहाँ ऊपर संतुलन वर्ड आना चाहिए, ठीक है। वो बोलेगा संतुलन पर उपभोग निकाल, संतुलन पर उपभोग, वो बोलेगा संतुलन पर बचत, ठीक है। वो बोलेगा निवेश गुणक निकाल, निवेश गुणक निकाल, वो बोलेगा स्वायत्त ये निकाल, स्वायत्त उपभोग निकाल, स्वायत्त उपभोग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो बोलेगा MPC बता, MPS बता, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। बोल रहा है एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है और उपभोग फलन दे रखा है उसका, और भाई जी निवेश व्यय जो है वो 500 करोड़ है, कुछ भी बेटा इतने सारे पॉइंट नहीं पूछेगा, सिर्फ 3 ही पॉइंट पूछेगा, ठीक है। लेकिन हम एक ही से सब कुछ निकाल सकते हैं। बोलिए भैया की बहना, बोलो बेटा जल्दी, कौन है, बोलो बेटा। अरे यार देखिए, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि मैंने ये बोला है कि जब भी भोग फलन देगा आपको कुछ नहीं करना, आपको आंख बंद करके संतुलन का क्वेश्चन होना चाहिए, आपको y = c + i लगा देना है, क्योंकि मैंने बोला है उपभोग फलन जब भी देगा y = c + लगाना है, और ऊपर की सारी रामायण कथा सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको स्टार्ट करना है ऐसे कि भाई संतुलन पर कुछ नहीं देखना उसने क्या बोला है निकालने के लिए, बस लिख दो संतुलन पर y = c + i, ठीक है जी, y = c + i, जो भी उसने पूछा होगा सब आ जाएगा अपने आप। y = 5 करोड़ ही है ना, हाँ अभी देखते हैं। c जो है बेटा, c ये दे रखा 100 + 0.5 y, 100 + 0.5 y, मैंने c की वैल्यू रख दी, प्लस i निवेश होता है, निवेश ये कितना दे रखा है 500, ये यहाँ पे दे रखा है 500, यहाँ पुट कर दिया। y = 100 +
0.5y प्लस 500। नंबर वाले जोड़ दीजिए 600, इन दोनों को जोड़ 500 का आपने 5 करोड़ बोला है वो तो। 500 बेटा, 500 करोड़, 500 करोड़ है, 500 करोड़। अच्छा अच्छा, तभी मैं तो 500 प्लस 100 600 हो गए, 600 प्लस 0.5y। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है। ठीक है, इसके पास ना एक है, इसका गुणांक एक है, तो बिरादरी वाले अलग कर दीजिए। इसके पास एक है, इसका बिरादरी वाला ये रहा वाई वाला, तो जो प्लस में होता है वो इधर आकर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 600। तो देखिए मैंने बोला इसके पास एक है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक होता है। ठीक है, तो एक में से आधा गया तो 0.5y इज इक्वल टू 600, और जो गुणा में होता है ये 0.5 इसके साथ गुणा में है, तो y इज इक्वल टू 600 अपॉन में 0.5, तो y इज इक्वल टू दशमलव हटाएंगे 0, तो 6000 अपॉन में 5, 5 एकम 5 एंड एक इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 0, तो y इज इक्वल टू 1200। ये आ गई बेटा आपकी संतुलन पर, y क्या है इस चैप्टर में आए, ये आ गई आपकी संतुलन पर। ये पहला पॉइंट आ गया। उनने बोला भोग भी निकाल संतुलन पे, आपको कुछ नहीं करना, 100 प्लस जो भोग फलन दे रखा था आपको 100 प्लस 0.5y ये दे रखा था, जो ये y आया है आपको कुछ नहीं करना, ये जो y आया है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए बस इस y पे, तो c इज इक्वल टू 100 प्लस 600, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा है इसके साथ। ठीक है, तो c कितना आ जाएगा बेटा, c हो जाएगा आपका 700। दूसरा भी आ गया। उनने बोला था सर हाँ जी सर ये तो शॉर्ट में भी आ जाएगा ना? शॉर्ट में आ जाएगा, देखो जिसको आता है वो आप कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल वो बता रहा हूँ, जुगाड़ इसके कई सारे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा आपको चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ। y आ गया, c आ गया, उनने बोला बचत भी निकाल, तो y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है। ठीक है, तो y कितनी आई है बेटा हमारी 1200, तो 1200 इज इक्वल टू c कितना आया 700 प्लस s, तो 500 इज इक्वल टू s, 700 को इधर ले आइए। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, कहीं आप बोलो क्या कर दिया, ये आ गया, ये 1200 में से 700 गए, ये आ गया जी, s भी आ गया। अब उसने बोला k निकाल, k निवेश गुणक निकाल, निवेश गुणक एक मिनट बेटा, निवेश गुणक निकाल, MPC निकाल, MPS निकाल, ये सब बोले हैं उसने निकालने के लिए। बोलो बेटा। भैया आपने संतुलन बचत पर भी निकाला है ये 500? हाँ, ये सब ऑटोमेटिकली संतुलन पर ही आएंगे, क्योंकि जो हमारी आय निकली है वो संतुलन पर है बेटा, तो ये सब संतुलन पर ही निकल रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब ये सब बोले तो आपको कुछ नहीं करना, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y ये दे रखा है, जब वो भोग फलन दे रखा होगा आपको भोग फलन ही लिख देना है, c बार प्लस MPCy जो भोग फलन होता है उसका जो बीजगणितीय रूप होता है वो ही इसके नीचे लिख देना है। और यहाँ से जो जो वैल्यू आ रही है उसको देखिए क्या क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से c बार भी आ गया, स्वायत्त उपभोग बोला था उनने, स्वायत्त उपभोग भी आ गया 100, MPC कितना बेटा 0.5 ये भी आ गया, MPC और MPS दोनों का जोड़ 1 होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो MPS कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 ये भी आ गया, MPC भी आ गया, MPS भी आ गया, स्वायत्त उपभोग भी आ गया, माइनस का एस बार निकालना चाहोगे वो भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है c बार इज इक्वल टू माइनस का एस बार दोनों बराबर होते हैं, तो ये 100 है तो ये माइनस का 100, c बार हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एस बार हमेशा नेगेटिव रहेगा। उनने बोला k भी निकाल, k तो k निकाल, ये ले k का ये वाला फॉर्मूला लगा देते, मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं। कि MPS कितना आया 0.5, तो डेसिमल हटाएंगे इज इक्वल टू 10/5, तो ये 2 आ गया, k इज इक्वल टू सब आ जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये तो था भोग। अगर मान लीजिए अगर ऐसे बोल दे, वो बोले एक अर्थव्यवस्था जो है ना
एक अर्थव्यवस्था संतुलन में आई और उसका जो बचत फलन है ना, बचत फलन वो ये है माइनस का 200 प्लस 0.2 वाई, ये उसका बचत फलन है, ठीक है। और निवेश जो है ना, निवेश व्यय वो जो है 1000 करोड़ है, ठीक है। और बोल रहा है तो क्या क्या निकाल, वही सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। संतुलन पर y निकाल, ठीक है जी, संतुलन पर c निकाल एंड संतुलन पर s निकाल एंड क्या कहते हैं k निकाल, MPC निकाल, MPS निकाल, c बार निकाल, माइनस का s बार निकाल, फलाना डिमकाना कुछ भी। आपको अब की बार उसने s दे रखा है, s और निवेश दे रखा है 1000 करोड़। कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके कि उसने बोला था जब बचत दे रखी हो, बचत फलन जब दे रखा हो s = i लगा दियो, बस लगा दो। माइनस का 2 जो भी बोला होगा सब अपने आप आ जाएगा, बस आपकी गणना ठीक होनी चाहिए। 0.2y और निवेश कितना रखा है 1000। बिरादरी वाले अलग कर दीजिए, मतलब कि नंबर वाले, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये साथ गुणा में है तो ये इसके साथ भाग में आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0। 12,000/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा 6000, ये आ जाएगा 6000। ये आ गया y। c निकालना है तो y = c निकालना है बेटा इसके अंदर हमें, ठीक है। तो आपको बेटा एक बात ध्यान रखनी है, चलो ये वाला देखिए, y = c + s होता है, ठीक है। y कितनी आ गई बेटा 6000, c मुझे निकालना है, s क्या रखूँ, s बेटा आपको ध्यान रखना है s और i संतुलन पर बराबर होते हैं, संतुलन पर बराबर होते हैं। अगर ये 1000 है तो s भी तो 1000 होगा, s भी आ गया लो मेरा। तो अगर ये 1000 है तो फिर वो कितना होगा, ये 5000 हो जाएगा। 5000 = c, c आ गया, s आ गया, y आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब देखिए s = आपको दे रखा है बेटा माइनस का 200 प्लस 0.2y। अब की बार बचत फलन दे रखा है तो बचत फलन के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए, बचत फलन के साथ जो है कंपैरिजन कीजिए। बचत फलन क्या होता है, ये बचत फलन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आ रहा है आपके पास, MPS कितना आ रहा है, MPS आ रहा है 0.2, तो MPC कितना होगा 0.8। अबे दोनों का जोड़ 1 होता है ना, तो 1 में से 0.2 घटा दीजिए। माइनस का s बार कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 200, तो c बार कितना आएगा, c बार आएगा बेटा प्लस का 200। c बार स्वायत्त उपभोग आ गया, माइनस s बार आ गया, MPC आ गया, MPS आ गया, k 1 में MPS 1 में 0.2, 5 आ जाएगा, k की वैल्यू 5 आ गई, सब आ जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए जब उपभोग बोलेगा y = c + i लिखूंगी, जब बचत दे रखी होगी तो s = i लिखूंगी। और ये 3 नंबर का गारंटीड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये समझाए हैं आप इसको समझ के कीजिएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 मिनट बेटा बस, ठीक है। c = आपको यहाँ पे दे रखा है, 1 मिनट, c = यहाँ पे आपको दे रखा है 300 प्लस क्या कहते हैं 0.6y, ये है, ठीक है। और s = माइनस का 700 प्लस 0.4y, ये एक उपभोग है, एक बचत है। आप और अर्थव्यवस्था संतुलन पर है और आपको क्या क्या निकालना है, आपको संतुलन पर y निकालना है, संतुलन पर c निकालना है, संतुलन पर s निकालना है
सी बार निकालना है, ठीक है, MPC निकालना है, MPS निकालना है, K निकालना है, ठीक है। ये एक मिनट बस, ये आपको दे रखा है। और निवेश जो है ना इसके अंदर, निवेश व्यय, निवेश व्यय जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो जो है बेटा वो है आपका 500। आई जो है इसमें यहाँ 500 है। ये उपभोग का क्वेश्चन है, ये बचत का क्वेश्चन है, ये निवेश व्यय दे रखा है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ भी 500 है और यहाँ भी 500 है, दोनों में 500 ही है। और ये सब रामायण कथा जो हमने सीखी है ये निकालना है। ये आपका होमवर्क। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था, ये जो 700 है ये 300 नहीं होना चाहिए एस का? ये क्या दिक्कत है, जो मर्जी ले, वो तो मैंने यहाँ 300 या 700 लिखने में क्या दिक्कत है? अच्छा अलग अलग है। और अरे मैंने इसके जैसा थोड़ी बनाया, तो कुछ भी लिख दो उसमें क्या। हाँ जी बोलिए। हम s इक्वल टू आई और y इक्वल टू c प्लस एस कब लिखते हैं सर, ये समझ नहीं आ रहा। बेटा जब ये दे रखा होता है उपभोग फलन, y इज इक्वल टू c प्लस आई लिखूंगी जब उपभोग फलन होगा, और जब बचत फलन होगा तो s इज इक्वल टू आई लिखूंगी। ये रट लीजिए। और जो वो ऊपर के 11 फॉर्मूले हैं, जो 16 सॉरी, वो आपको गोल सर कर। तो आपने ये क्यों लगाया y इक्वल टू c प्लस एस, अभी ऊपर आपने लिखा था। बेटा वो नॉर्मल वो है, वो नॉर्मल इक्वेशन है, वो संतुलन की नहीं है। y इज इक्वल टू, आपने क्लास नहीं ली क्या? ये संतुलन पर होता है, संतुलन पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, लेकिन बिना संतुलन के y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये बिना संतुलन कर है। क्लास लिया आपने? यस सर लिए, अब आ गया समझ में। मैं जब मैं करा रहा था तो यही तो बोला, नॉर्मल इक्वेशन जो होती है, आय का हम उपभोग करते हैं बचत, ये संतुलन नहीं है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। संतुलन पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, तब लगाते हैं जब उपभोग फलन गिवन होता है, और s इज इक्वल टू आई ये तब लगाएंगे जब बचत गिवन हो।